हम इस वीडियो में अपने ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था ऊप्स एक एआई इंजीनियर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं इन ऊप्स, हाउ दे आर रेलेवेंट फॉर अ एआई डेवलपर। और ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ पाइथन में नहीं लगते हैं, ये कॉन्सेप्ट अक्रॉस द लैंग्वेज ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ अप्लाई होता है। बट जो हम कोड देखेंगे वो एक पाइथन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट स्टार्ट। तो हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऊप्स में बेसिकली इनकैप्सुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप ऐसे समझो कि कोई इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से छुपाओगे एक क्लास से विद अनदर क्लास। अब जैसे आपको पता है ये क्लास बनती है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। इस ब्लूप्रिंट में कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, O1 है, तो इसमें भी वही वेरिएबल होंगे और वही मेथड्स होंगे। O2 में भी वही होगा, O3 में भी वही होगा। जब स्टार्ट करोगे आप तो कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू दोगे, परफेक्ट है। बट जब भी आप एक मेथड कॉल कर रहे हो, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस O3 लिया, O3 से कोई हमने मेथड M1 कॉल कर दिया। अब इस M1 के अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, कर सकते हो। अब वो वैल्यू को, कौन सी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, कौन सी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो ऑब्जेक्ट से। और जब हम आगे बात करेंगे इनहेरिटेंस में, बेसिकली एक क्लास जो है और जो दूसरी क्लास अगर उससे ड्राइव हुई है, तो जो दूसरी क्लास है वो किन मेथड्स को, किन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाए, इस पे बात आती है। तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है, एक क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और दूसरी जो क्लास अगर इससे इनहेरिट करती है उसमें भी कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ मेथड्स होंगे। तो किन वेरिएबल्स को कौन सी क्लास एक्सेस कर पाए, कौन से मेथड्स एक्सेस कर पाए, इसकी बात होती है। अब इसमें ना जो 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक तो पब्लिक, वो पब्लिक जो क्लास कोई भी यूज़ कर पाए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको यूज़ कर पाए। सेकेंड टाइप के वेरिएबल्स क्या होंगे, प्रोटेक्टेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक फर्स्ट, सेकेंड हुआ प्रोटेक्टेड। अब ये प्रोटेक्टेड कौन से वेरिएबल होते हैं, प्रोटेक्टेड वो वेरिएबल होंगे जो आपकी ड्राइव क्लास, बेसिकली ये मेन क्लास थी, ये ड्राइव क्लास थी, ड्राइव क्लास एक्सेस कर पाए, बट उसके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्सेस अलाउड नहीं होगा, बट ड्राइव क्लास में अलाउड होगा। तो उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स। अब थर्ड टाइप के वेरिएबल आते हैं, वो होते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट का मतलब सिर्फ क्लास के अंदर वो जो भी मेथड्स है वो एक्सेस कर पाए, बाहर एक्सेस ना कोई कर पाए। अब बाहर का क्या मतलब है, उसका ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ओ डॉट मेथड में इसमें यूज़ करना चाहा तो वो नहीं कर पाएगा, ड्राइव क्लास है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट जो पब्लिक वेरिएबल्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट में भी हो जाएंगे, आपके ड्राइव क्लास में भी हो जाएंगे। जो प्रोटेक्टेड हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ ड्राइव क्लास में होंगे, ऑब्जेक्ट में नहीं होंगे। तो 3 टाइप्स के वेरिएबल हो गए, या मेथड्स भी हो सकते हैं ये। और इन मेथड्स को हमने कैसे परमिशंस इसकी मिलती है, इसमें अगर हम इसकी एक टेबल बनाए, मान लो अभी यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर है या ड्राइव क्लास के अंदर। तो पब्लिक वेरिएबल कहाँ कहाँ होंगे बताओ, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और एक ड्राइव क्लास भी यूज़ कर सकती है। प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा बट ये कर पाएगा। प्राइवेट ना तो ऑब्जेक्ट कर पाएगा ना तो ड्राइव क्लास कर पाएगा, बट ये वेरिएबल्स सिर्फ क्लास के अंदर, खुद के अंदर जो मेथड्स लिखे हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। अब ये चीज़ बनाने की ज़रूरत क्या होती है, जैसे हमने देखा था कि जब क्लासेस बनती हैं
तो अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। ये क्लास मान लो मैंने लिखी हुई थी, अब मैं चाहता हूँ कि यार इन वेरिएबल्स को मैंने बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग दिया हुआ है, इसको कोई बाहर का यूज़ ना करे। और अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बना के, है ना, इसके कोई मेथड को कॉल कर रहे हो या उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ चेंज कर रहे हो, तो जो मेरा डिज़ाइन थिंकिंग थी उससे आप अलग जा रहे हो। मुझे रिस्ट्रिक्ट करना था, तो मैं उसको क्या करूँगा, प्राइवेट बना दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि कोई अपने मेन प्रोग्राम में इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ ना कर पाए, लेकिन अगर someone want to enhance this class using inheritance, then they can use, तो उस केस में प्रोटेक्टेड बना दूंगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि नहीं, इसको यूज़ करने दो ऑब्जेक्ट के अंदर भी, ड्राइव क्लास के अंदर भी, देन इट विल बी पब्लिक। करेक्ट? टिल हियर आई गेस थिंग्स आर क्लियर। सो लेट्स मूव कि पाइथन में अभी तक जो मैं कॉन्सेप्ट बताता ये जनरल है, चाहे आप C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, गो पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ऊप्स एक बेसिकली फंडामेंटल थिंकिंग और कोड ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है जो हर लैंग्वेज में चलता है, और ये जो कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का है वो भी यूनिवर्सल है। तो यहाँ तक तो अगर आपको समझ में आ गया ना, हम पाइथन स्पेसिफिक कुछ बात करते हैं, उससे कुछ कन्वेंशन है। जैसे क्लास हमने लिखी, क्लास माई क्लास, मैंने क्लास का नाम दे दिया, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक फंक्शन डेफ इनिट, ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक हमने सेल्फ पैरामीटर जाता हुआ है। अब इस सेल्फ, ये उसके 3 वेरिएबल्स हो गए, पब्लिक अंडरस्कोर इंटरनल अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट, ये 3 वेरिएबल हो गए। अब देखते हैं, ये जो है एनीवन कैन रीड, है ना, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट उसको रीड कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, ड्राइव क्लास में भी यूज़ हो सकती है। लेकिन जब इसका एक कन्वेंशन है कि एक अंडरस्कोर लगाओ ना, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट। आपका जो कंपाइलर है बेसिकली इस कोड को जो चला रहा होगा, इंटरप्रेटर बेसिकली, वो इसको ऐसा नहीं करेगा कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेस ना हो। सिर्फ एक कन्वेंशन है। अगर हमें कोई चीज़ प्रोटेक्टेड बनानी है तो हम इसको अंडरस्कोर से शुरू करेंगे, सो दैट द अदर डेवलपर्स हु इज़ यूजिंग दिस कोड may understand this is not supposed to use in the drive classes or in basically objects, right? और सेम गोज हेयर प्राइवेट। अब प्राइवेट में हमने क्या किया, डबल अंडरस्कोर लगा दिया और फिर हमने एक वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसमें एक पाइथन में एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, और इवन नेम मैंगलिंग कॉन्सेप्ट अक्रॉस लैंग्वेज चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट में होगा क्या कि जो प्राइवेट वेरिएबल हैं उसमें नेम मैंगल हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है नेम मैंगलिंग का, तो हम यहाँ देखेंगे माई क्लास और ये डबल अंडरस्कोर प्राइवेट, एक अंडरस्कोर यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये चीज़ क्या हुई है, आपका क्लास का नाम, उससे पहले एक अंडरस्कोर, फिर डबल अंडरस्कोर लेके प्राइवेट। तो जब भी डबल अंडरस्कोर से कोई वेरिएबल पाइथन में हम यूज़ करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन के टाइम पे नेम मैंगल हो जाएगा। और नेम मैंगल का जो फॉर्मेट है वो ऐसा रहेगा, क्लास का नाम आ जाएगा और जो वेरिएबल है उसका नाम विथ 2 अंडरस्कोर। अब आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट बनाया इसका और डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट, वो एरर दे देगा, बिकॉज वो नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका नेम मैंगल हो गया और उसका नाम ये है, राइट। तो ये जो 3 कन्वेंशन है हमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बनाने के पाइथन में स्पेसिफिकली, वो ये है, ठीक है। हम एक कोड देखते हैं। ये हमने एक बैंक अकाउंट करके एक क्लास लिखी हुई है, ठीक है। इसका सिंटेक्स समझ लो आप, क्लास का नाम, तो यहाँ पे आपका क्लास हो गई, क्लास का नाम हो गया, और फिर उसके बाद हमने एक डेफिनेशन, ये इनिट बेसिकली उसका कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर में पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ होता है। क्लास के बेसिकली हर फंक्शन में
जो भी है उसमें सेल्फ लिखा होगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये रहेगा ही रहेगा। अब ये रहेगा का क्या मतलब है, आप इस फंक्शन में जब को इसका वैल्यू लिख रहे होगे, इसके डेफिनेशन, तो उस केस में खुद की जो वेरिएबल है आप उनको कैसे कॉल करोगे, तो उसके लिए सेल्फ डॉट करके हम कर सकते हैं। सेल्फ मतलब वो खुद के लिए बोलता है, खुद का अगर कोई वेरिएबल है तो ये है। अब इसमें जो वेरिएबल हमें डिफाइन करें, ये 3 डिफाइन करें। अब आप बताओ इसमें ये ओनर जो वेरिएबल है वो क्या है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। गेस इज करेक्ट, पब्लिक। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो अंडरस्कोर है ना डबल अंडरस्कोर है। अब इसमें डबल अंडरस्कोर आ गया तो ये क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड फंक्शन हो गया, है ना। अब प्रोटेक्टेड कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पॉज करो और सोचो और बताओ। ये सिर्फ आप अपनी ड्राइव क्लास में कर सकते हो, ना कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर। कन्वेंशन है ये, कोई रोक नहीं पाएगा आपको अगर आप यूज़ करोगे, बट ये गलत कन्वेंशन जाएगा। गलत कन्वेंशन से होगा क्या, आप तो कोड लिख दोगे, कोई दूसरा भी कोड लिखेगा और वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये कैसे यूज़ करा, है ना। तो अगर हमें एक बड़ी टीम में काम करना है, जो कोड में काफ़ी जनरेशन्स के जो डेवलपर्स आते हैं, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप चले गए, दूसरा आया, तो कोड तो समझना होता है ना। तो इसलिए जब भी कोड रिव्यू में ये चीज़ पकड़ी जाती है एंड देन वी हैव टू चेंज इट। फिर आया आपका डबल अंडरस्कोर, ये प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, ये श्योर है। एक ये आपका इंटरप्रेटर ही रोक देगा आपको, ठीक है। फिर हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया डिपॉजिट, उसमें एक वेरिएबल लिया, उसमें इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 0 देन हमने एक एरर कर दिया, एक्सेप्शन फेंक दिया। और अभी यहाँ देखो, उसी क्लास के अंदर हम एक प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर मेथड्स को अलाउड होता है प्राइवेट फंक्शंस, वहाँ तक नेम मैंगल नहीं हुआ अभी। तो सेल्फ डॉट जब बैलेंस, उसमें अमाउंट ऐड कर दिया। एक लेजर जो प्रोटेक्टेड फंक्शन था, सॉरी ये वेरिएबल था जो एक एरे था, उसमें हमने अपेंड कर दिया एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये टपल डिपॉजिट और उतना अमाउंट। सेम हम विड्रॉ के साथ कर रहे हैं। विड्रॉ तभी कर पाएंगे जब अमाउंट छोटा होगा कंपेयर टू जो अमाउंट हमारे पास बैलेंस है। अगर ऐसा ये फॉल्स होती है तो एक इनसफिशिएंट बैलेंस करके एक्सेप्शन आ जाएगा। बैलेंस हुआ, बैलेंस में वो अमाउंट डिडक्ट कर दिया, विड्रॉ कर रहे हो, और लेजर में वो एंट्री डाल दिया आपने। अब स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट अपने लेजर्स में जितने भी एक एरे था तो सारे एंट्रीज को देखता है और उसको प्रिंट करा रहा है। अब ये 10s पैडिंग वगैरह के लिए है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वगैरह के लिए है, आपने प्रिंट करवा दिया, राइट। उसका एक मेन फंक्शन आपने लिखा, और मेन फंक्शन को अगर हम देखें तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया बैंक अकाउंट का, उसमें नाम दे दिया, उसमें कुछ अमाउंट दे दिया, एक अमाउंट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट से हम ये दोनों फंक्शंस कॉल कर पा रहे हैं, इवन तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। बट हम अगर यहाँ पे बैलेंस यूज़ करना चाहें, ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिडन है, ये इसका नेम मैंगल हो गया है, राइट। तो उस केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा कोड देख लेते हैं चला के, ठीक है। हमने वही कोड यहाँ पे डाला हुआ है। अभी बैंक अकाउंट देखो, ओनर बैलेंस, है ना, ये लेजर प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, ये अपना बैलेंस है। अभी हम इस मेथड को चलाते हैं, राइट। इसको अगर हम, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डिपॉजिट, विड्रॉ और बैलेंस, ये चीज़ें आ रही हैं। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट में एक लूप लगा हुआ है और वो प्रिंट कर रहा है जितने भी ट्रांजैक्शन लेजर के अंदर थे। तो पहला डिपॉजिट था, क्योंकि ये डिपॉजिट हमने करा, फिर विड्रॉ था, विड्रॉ करा, और फिर बैलेंस, आपका बैलेंस ही वाला स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये देखते हैं, इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं करा। अगर हम सेव करते हैं फिर चलाएंगे तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। ये फेल क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉल्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। अब ये क्यों हो रहा है? मैंने बताया था नेम मैंगल, तो नेम मैंगल हो गया एक्चुअली इसका। ये
इस तरह से जो भी वेरिएबल नाम होगा उसका तो क्लास का नाम आएगा। अगर आपको देखना है तो क्यों कैसे होगा ये नेम मैनुअल, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाया था। तो लेट्स सी, अभी यहाँ पे आप देखो मैंने क्लास का नाम डाल दिया और वेरिएबल का नाम। अगर मैं अब इसको चलाऊँगा देन वो प्रिंट कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको वेरिएबल मिल गया, राइट। अब सेम गोज़ फॉर दिस लेजर। अगर हम लेजर की बात करें, लेजर क्या था हमारा? प्राइवेट वेरिएबल था, वो एक्सेस हम कर सकते हैं, ठीक है, बट शुड बी ट्रीटेड एज इंटरनल ना, ऑब्जेक्ट को हमें कॉल नहीं करना है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप नहीं रोकता है, बट इट्स अ कन्वेंशन और हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बट अगर हम फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं तो हमें लेजर के अंदर ये एरे मिल गया और जिसमें 2 ट्रांजेक्शन्स हमारे पड़े हुए हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ हमारे पास हमने क्या क्या सीखा? अभी क्लास है, क्लास के अंदर 3 टाइप्स के वेरिएबल हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और उनके कन्वेंशन क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होते हैं, कब कहाँ कोई एक्सेस कर सकते हैं। जो ड्राइव वाला केस है वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं ड्राइव क्लासेस के बारे में बात करूंगा। तो अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। हमने अभी कॉम्पोजिशन देख लिया और इनहेरिटेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासेस के बारे में, ऊप्स में। अब इनहेरिटेंस होता क्या है? जैसे इसका मीनिंग होता ना कि इनहेरिटेंस एक पेरेंट से चाइल्ड को कुछ मिलना, है ना। अब इसमें कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कुछ बायोलॉजिकल जो ट्रेड्स होते हैं वो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जैसे नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी में होता है, सेम चीज़ ऐसे। तो अगर कोई पेरेंट क्लास है उसमें कोई मेथड है, अब हमने कोई चाइल्ड क्लास बनाई। अच्छा, इनहेरिटेंस का करते कैसे हैं? जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं उसके अंदर ये ऐसे वेरिएबल एक क्लास का नाम दे देंगे तो ये इनहेरिटेंस बताएगा कि हाँ ये इसमें चाइल्ड क्लास पेरेंट से इनहेरिट कर रही है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर लिखा। अब ये सुपर डॉट इनिट, ये सुपर डॉट इनिट क्या है? सुपर का मतलब जो उसकी जो पेरेंट क्लास है उसका इनिट कॉल कर देना है। अब इसमें तो इनिट लिखा नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी नहीं लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक इनिट पाइथन इंटरप्रेटर कर देता है और उसमें कुछ होगा नहीं, राइट। तो वो कॉल हुआ। अब ये कॉल करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ें आपको इनिशलाइज करनी है तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने चाइल्ड क्लास में इनिट लिखें। नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरेट होगा वो हो जाएगा जनरेट। फिर उसके बाद आपने मेथड लिखा। अब यहाँ देखो आपने पेरेंट में भी मेथड लिखा यार, आपने चाइल्ड में भी मेथड लिखा, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा मीनिंग ये है कि पेरेंट ने कुछ डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे। पेरेंट को पता था कि मुझे एक मेथड है, मुझे उसमें ये काम करना है, बट चाइल्ड को वो चीज़ पसंद नहीं आई और चाइल्ड ने अपना मेथड ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड मीन्स उसकी डेफिनेशन फिर से लिख दी। फिर से लिखने से फ़ायदा क्या होगा? चाइल्ड अपने मुताबिक वो काम कर सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पेरेंट का कोई बिजनेस था, उसका मान लो पेरेंट बिजनेस और मेथड नाम लिखा आपको रन बिजनेस, ठीक है। अब पेरेंट का टाइम पुराना था, वो एक तरीके से बिजनेस चलता था ऑफलाइन। जब चाइल्ड आया, चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स को जो ट्रेड्स थे वो इनहेरिट करे। जो रन बिजनेस करके जो एक मेथड था, अब उसमें अगर वही तरीका अप्लाई होगा तो ये बिजनेस लॉस में जाएगा क्योंकि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बदल गए हैं। तो जो चाइल्ड है वो अपने तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट चाइल्ड का होगा और मेथड कॉल होगा तो ये कॉल हो जाएगा सेम तरीके से। इसमें फ़ायदा क्या होगा? अगर चाइल्ड को जो बिज़नेस रन करने का मान लो डिजिटल बिजनेस चलाना है तो वो डिजिटल बिजनेस चला सकता है ना। लेकिन कुछ मेथड्स सेम भी रहेंगे। मान लो इसमें एक दूसरा मेथड होता डेफ मेथड M2, ठीक है। अगर ये मेथड होता तो इसमें भी मेथड 2 मिल जाता अपने आप ही क्योंकि इनहेरिट हुआ है वो। लेकिन जो इनहेरिटेड मेथड है इसमें हमने लिखा तो नहीं, हमें ज़रूरत नहीं इसके लिखने की। अगर वो नहीं होगा तो सेम जो डेफिनेशन यहाँ पे थी वही यूज़ कर लेगा, ठीक। इसको ऐसे समझो कि
पेरेंट्स एक कोई पर्टिकुलर मान लो उनका जो खाना पीना है, तौर तरीके हैं, फेस्टिवल मनाने का जो तरीका है वो कुछ था, ठीक है, और उसका एक मेथड ऐसा लिख दिया हमने कि भाई ये पेरेंट है, इसमें ये कुछ काम ऐसे करे जाते थे अपनी पुरानी जनरेशन में। जब चाइल्ड हुआ, चाइल्ड ने वो मेथड सेम अपना लिया, इसमें कुछ चेंज नहीं करना था, उसको लगा जो पैसे पहले मनता था वैसे ही अभी मन जाएगा, फेस्टिवल्स उसी तरह का कल्चर रहेगा, उस तरह का खान पान रहेगा, अगर वही रखना है तो वही रख सकता है, उसको ओवरराइड करने की इस क्लास में उस फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाइल्ड को लगता है नहीं नहीं अभी चेंज करना है मुझे, अभी मेरे तरीके चलेंगे, तो वो ओवरराइड कर सकता है। अगर ओवरराइड हो जाएगा तो जब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये नया फंक्शन कॉल करेगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है कोई फंक्शन तो उसके पेरेंट्स क्लास में बेसिकली जो यहाँ पे डिफाइन है उसमें देखेगा कि उसकी डेफिनेशन है, अगर है तो वो डेफिनेशन यूज़ होगी। आई होप इनहेरिटेंस अभी तक क्लियर है। यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा, एक क्लास होगी, उसके कुछ मेथड्स होंगे, जब हम इनहेरिट करेंगे बेसिकली ये सिंटेक्स होगा उस इनहेरिट का, तो जो फंक्शन यहाँ पे थे, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे थी वो इसके पास भी मिल जाएंगी। कंस्ट्रक्टर में देखा हमने कैसे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। किसी मेथड को अगर हमें चेंज करना है, अपने पेरेंट से मॉडिफाई करना है, तो हम इसका ओवरराइड लिख सकते हैं। अगर हमें चेंज नहीं करना है तो हम इसका ओवरराइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर फंक्शन था वही कॉल हो जाएगा, हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, डिक्लेयर और डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने अगर मेथड डिक्लेयर कर दिया और हमने उसको ओवरराइड करने की कोशिश करी, वी आर फ्री, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सिंपल है कि हमें फिर से वो फंक्शन लिखने पड़ रहे हैं, हमें सिर्फ जो चीज़ चेंज करनी है वही हम लिख रहे हैं, और बाकी की सारी फंक्शनलिटी में वैसे ही मिल गई। करेक्ट। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्लास एनिमल कंस्ट्रक्टर ले लिया, कंस्ट्रक्टर ने दो प्रॉपर्टीज़ बनाई। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ क्या है? नेम, एनिमल का नाम क्या है भाई, एनिमल का साउंड क्या है। अब जैसे डॉग बार्क करता है, भाव भाव, राइट, कैट म्यू करती है, तो इसकी साउंड अलग है, तो उसके लिए हमने ले लिया, ठीक है, और नेम रख लिया। अब हमने यहाँ पे बोला स्पीक, तो हमने बस ये प्रिंट करवा दिया, है ना, जस्ट फॉर दिस पर्पस। बट आप समझ रहे हो कि एनिमल अगर कैट है, डॉग है, तो उसका साउंड अलग होगा और वो अलग तरीके से बोलेगी, इसलिए हमने ये फंक्शन लिख लिया। ठीक है, ये हमारा डॉन्डर फंक्शन है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। जब हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, कुछ को रिप्रेजेंट करवाना है, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक, अभी ये हुआ डॉग। अब ये डॉग एनिमल क्लास से इनहेरिट है, करेक्ट। हमने इनिट फंक्शन कॉल कर दिया, उसमें नेम दे दिया, और ये वो मतलब एक तरह से उसका जो साउंड है वो दे दिया। फेच फंक्शन, अब ये फेच फंक्शन यहाँ तो नहीं था, हमने एक नया फंक्शन ले लिया। मैंने बताया था कि जो चाइल्ड ड्राइव क्लास है वो कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकती है, पुरानी फंक्शनैलिटी को एज इट इज़ यूज़ कर सकती है, जो कि स्पीक यहाँ पे हो रहा है। और अगर किसी को ओवरराइड करनी है, पुरानी फंक्शनैलिटी भी थी, उसको मैं चेंज करके नए तरीके से करना था, तो वो भी हो गया यहाँ पे, करेक्ट। ऐसे ही फिर हमने कैट क्लास लिखी। कैट क्या था? एनिमल था, सुपर कॉल हुआ यहाँ पे म्यू करता है वो, और उसने एक नया फंक्शन दिया पुर, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन डिफरेंट है दोनों चाइल्ड क्लासेस में, बट सारे जो स्पीक और रिप्रेजेंटेशन जो वाला जो फंक्शन है वो दोनों कॉमन होगा, वो एक ही फंक्शन ले रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग तरीका, आपने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया, डॉग, कैट और यहाँ फिर से डॉग, उसका नाम अलग कर दिया, राइट। और फिर इन तीनों पे ट्रेड करा और उस पर स्पीक हमने कॉल करा। अब स्पीक देखो यहाँ तो नहीं है डिफाइन, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन अपने आप ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि जो भी ड्राइव क्लासेस है उसके पेरेंट क्लास में थी, और ये सब एनिमल से इनहेरिट हो रहा है।
जब स्पीक कॉल होगा तो लिख के क्या आएगा, डॉग वाले क्लास में नेम आएगा रेक्स सेज, उसका साउंड क्या था डॉग का, वो ऑटोमेटिकली वो, राइट। कैट में क्या आएगा विस्कर्स कैसे म्यू ना, उसका साउंड है विस्कर सेज म्यू। डॉग के फिर से केस में क्या आएगा, नेम बदल जाएगा, बड़ी सेज व्हाट वो, राइट। इस तरह से चलेगा। लेकिन आपने देखा ये फेच, जब डॉग के जो ऑब्जेक्ट है उसे हम फेच कॉल कर रहे हैं, तो ये बॉल तो डॉग में तो है, तो डॉग का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर वही चीज़ हम कैट से कॉल करें कैट डॉट फेच, तो ये एरर हो जाएगा क्योंकि इसके पास वो मेथड ही नहीं है। हाँ, ऐसे डॉग के अंदर हम ये फंक्शन कॉल करें तो ये फेल हो जाएगा, बट कैट के साथ हम ये वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के आप नुएंसेस समझ गए। तो इसमें हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड एमआरओ। एमआरओ इज व्हाट, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। इसको समझते हैं पहले। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि एक क्लास क्या मल्टीपल पेरेंट्स से आ सकती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग उसके पेरेंट्स होंगे मदर एंड फादर, वो दो क्लासेस से इनहेरिट हो सकता है। तो क्लास सी और इनहेरिट कर रहा है दो क्लासेस के थ्रू, ठीक है। अब जो इसका दो फंक्शन, जो हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले, तो इसमें हमने क्लास लिखी फ्लाईएबल, उसमें एक मेथड लिख दिया मूव और वो रिटर्न कर रहा है फ्लाई। फिर हमने एक दूसरी क्लास लिखी स्विम एबल, उसमें भी हमने मेथड लिखा मूव, सेम मेथड है याद रखना। और उसमें हमने क्लास एक लिख दिया रिटर्न कर रहा है स्विमिंग। मेथड का नेम सेम है, दो फंक्शंस हैं, बढ़िया। जब हमने डक क्लास लिखी और दोनों से हमने इनहेरिट कर दिया, ठीक है, और कोई भी चीज़ हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, जो भी मेथड इसके जो डक क्लास है वो फ्लाईएबल से भी आ रही होगी और स्विमिंग से भी आ रही होगी। जो मेथड इसमें है वो भी इसके अंदर होंगे, जो मेथड इसमें है वो भी इसके अंदर होंगे, लेकिन दोनों में मूव फंक्शन है। अब कहानी फंस जाएगी। इसके अलावा कुछ भी होता, यहाँ पे जो अलग नाम है वो नाम है, तो दोनों इसके पास हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मूव आया तो कौन सा मूव आया है, अब वो रिटर्न करेगा फ्लाई या फिर ये स्विमिंग, उसने ओवरराइड भी नहीं करा, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो ओवरराइड कर देता तो इसका ये डक वाला कॉल होता, लेकिन क्योंकि ओवरराइड भी नहीं हुआ और फ्लाईएबल के अंदर मूव है और स्विमिंग एबल के अंदर भी मूव है, अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा बताओ, इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ आती है आपके फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली एमआरओ, जो यहाँ पे आपने देखा था मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। तो ऑर्डर तभी चलेगा जैसे वो जिस ऑर्डर में वो क्या बोलते हैं इनहेरिट हुआ है। फ्लाईएबल पहले हुआ, फिर स्विमिंग एबल हुआ, तो फ्लाईएबल का जो मूव है वो आ जाएगा और रिटर्न होगा फ्लाइंग, स्विमिंग वाला नहीं होगा, राइट। अभी यहाँ पे आप मान लो एडवांस डक हमने एक और क्लास बनाई, वो भी फ्लाईएबल और स्विमेबल से कर रही है मूव, यहाँ पे हमने ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने अपना सुपर वाला कॉल करा, तो सुपर में जब कॉल होगा तो कौन सा कॉल होगा, फ्लाईएबल का या स्विमेबल का, फ्लाईएबल का। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर में फर्स्ट है। क्लियर है। जिस ऑर्डर में इनहेरिटेंस हो रही होगी उसी ऑर्डर में फंक्शन जहां पहले मिल जाएगा वहां पे कॉल हो जाएगा। तो ये तो क्या रिटर्न कर रहा था, फ्लाइंग, और एंड स्विमिंग ये इसमें ऑलरेडी ऐड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे पहली बार हमने डक का मूव कॉल करा तो डक में तो कोई था नहीं, तो अपना उसका पहला वाला जो पार्ट था इनहेरिटेड में उसमें देखेगा फ्लाईएबल है, फ्लाईएबल के अंदर मूव है, मिल गया तो फ्लाइंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक। एडवांस डक एडवांस थी, उसने मूव को इनहेरिट करा अपने यहाँ पास, तो उसने अपना वाला फंक्शन कॉल करा, ना कि इनके। और जब इसमें जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसके रिटर्न में ही एक्चुअली वो उसके पेरेंट को कॉल कर रहा है, तो इस टाइम पे फ्लाइंग वाला आ गया, एंड स्विमिंग उसने अपने आप से ऐड कर दिया। तो ये दो तरीके से,
करेक्ट। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो इनहेरिटेंस है वो इज़ अ रिलेशनशिप होता है, मतलब पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो पेरेंट वाला की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्राइव क्लास में आ जाती हैं। दिस इज़ अ रिलेशनशिप। इज़ अ रिलेशनशिप मतलब फ्लाईबिल डक इज़ अ फ्लाईबिल, हम ऐसे पढ़ सकते हैं डक इज़ अ फ्लाईबिल। जैसे हमने ऊपर देखा था डॉग इज़ अ एनिमल, कैट इज़ अ एनिमल। इस वाला रिलेशनशिप है क्योंकि एनिमल के सब चीज़ें जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो डॉग या कैट में आ गई। एक दूसरा तरीका जो हम जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो भी एक इनहेरिटेंस, बेसिकली उसकी जो प्रॉपर्टी है अपने पेरेंट की या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, उसको अगर हमें यूज़ करना है तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है इनहेरिटेंस, एक होता है कॉम्पोजिशन। इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप है, उसमें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसी के अंदर होते हैं। और अगर किसी को ओवरराइड करना हुआ, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, एक्स्ट्रा मेथड्स ऐड करने हुए, वो करा जा सकता है इनहेरिटेंस में, राइट। तो आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करो इसमें। एक क्लास लिखो शेप। शेप में दो फंक्शन होंगे, कोई भी शेप होगा। अब शेप क्या हो सकता है? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट, सर्कल, ऐसे बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। पेंटागन, हेक्सागन। शेप तो कुछ भी शेप है, तो शेप आपकी बेस क्लास होगी और हर उस बेस शेप का कुछ एरिया होगा और कुछ पैरामीटर होगा। एरिया मतलब उसके जो बाउंडेड एरिया है, और पैरामीटर मतलब कितना उसका जो बाउंड्री है इन मीटर्स और लेंथ, राइट, वो होगी। तो आप ऐसी क्लास बनाओ और उसके अंदर बेसिकली उसे ड्राइव करो आप सर्किल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल सब क्लासेस, ठीक है। और इटरेट अ मिक्स्ड लिस्ट और प्रिंट द शेप्स इन्फो। अब फिर प्रिंट करना आप एरिया और पैरामीटर्स को। आप देखोगे कि जैसे हमने डक में करा, जैसे हमने एनिमल वाले एग्जांपल में करा, कैट, डॉग, दो टाइप के एनिमल्स थे। एनिमल बेसिकली यहाँ पे शेप हो गया, और रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब डॉग, कैट और कुछ भी दूसरे एग्जांपल्स। अब ये डॉग कैट जैसे स्पीक कर रहे थे, यहाँ पे उनका एरिया और उनका पैरामीटर होगा, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो और अपनी क्लासेस लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा इनहेरिटेंस क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जब भी आप ऊप्स सीख रहे हो। सो इसको प्रैक्टिस करो, उससे कुछ कोड्स डालो और कमेंट्स में कोड डालो। आपने जो भी लिखा, जो भी फाइल बनाई है, आप उसको उसका जो कोड कॉपी पेस्ट करके कोड डाल सकते हो। जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, वही आपको एक बेटर प्रोग्रामर बनाएगा, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।